नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डायोम पर। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश दरोगा परीक्षा के लिए मानसिक अभिरुचि और मूल विधि के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये जो प्रश्न है एग्जैक्ट इसी तरीके से एग्ज़ाम में आते हैं। मैंने मानसिक अभिरुचि से 10 प्रश्न और मूल विधि से 10 प्रश्न बनाए हैं। पिछले वीडियो में मैंने इसी तरीके का रूल फॉलो किया था। 10 प्रश्न मानसिक अभिरुचि और 10 प्रश्न मूल विधि से बनाए थे। वो बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको वीडियो की लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ये जो प्रश्न है 10 साल के जो प्रश्न आए हुए हैं उन्हीं में से छांट के लिए गए हैं और उन्हीं पर बनाए गए हैं। इसी तरीके से प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम के लिए, आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो मैं अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात को दोहराना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि ज्ञान कहीं से भी मिले, ज्ञान अच्छा हो तो उसको ले लेना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ये एक गतिशील कर्मचारी एक नौकरी से दूसरी नौकरी पूर्व निर्धारित तरीके से बदलता है तो उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है कार्य चक्रानुक्रम, कार्य अभियांत्रिकी, कार्य मानचित्रण, कार्य संवर्धन। तो इसका सही ऑप्शन होगा कार्य चक्रानुक्रम। अगला प्रश्न है, बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया था? किस कमीशन को बनाया गया था आपको ये बताना है। वर्मा कमीशन, रामास्वामी कमीशन, महिला कमीशन या फिर अल्पसंख्यक कमीशन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा वर्मा कमीशन। अगला प्रश्न है, अपने ज़िले में विचाराधीन किसी फरार अपराधी का नाम काटने का आदेश दे सकता है? जिला मजिस्ट्रेट जिसको DM बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, आयुक्त जिसे कमिश्नर बोलते हैं, उप महानिरीक्षक। तो इसमें से कौन सा आपको सही होगा ये बताना है। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जिला मजिस्ट्रेट DM। DM जो है किसी फरार अपराधी का नाम काटने का आदेश दे सकता है। अगला है, लोक अभियोजक द्वारा माल खाने का निरीक्षण माह में कितनी बार करना चाहिए? पहला ऑप्शन है 5 बार, 1 बार, 2 बार या 4 बार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 बार उसको करना चाहिए। पुलिस को जनता में विश्वास बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? साक्ष्यों को सुरक्षा प्रदान करना, थानों को वायरलेस कर रखना, अधिकारियों को सूचित करना या फिर उपरोक्त सभी। तो जनता में विश्वास बनाए रखने के लिए जो साक्षी को गवाह होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना, ये जो है इससे जो है विश्वास बढ़ता है। अगर साक्षी जो है किसी कोई प्रॉब्लम होती है तो जनता का पुलिस से विश्वास उड़ जाता है। थाने में वायरलेस, अधिकारी से जितना, ये तो उनके कर्तव्य होते ही हैं, लेकिन साक्षियों को सुरक्षा प्रदान करना ये ज़रूरी है। अगला है, उपद्रव पर उतारू भीड़ पर गोली चलाने को बंद करने का आदेश कब दिया जाता है? जब भीड़ पथराव करे, जब भीड़ हटने या तितर बितर होने की प्रवृत्ति दर्शाती है, उपरोक्त दोनों स्थिति में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जब भीड़ हटने या तितर बितर होने की प्रवृत्ति दर्शाती है तो जो अधिकारी होता है गोली चलाने को बंद करने का आदेश देता है। अगला है, पुलिस प्रशासन को मुख्य गवाह सुरक्षा प्रदान करने में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? CRPC में इस संबंध में कानून का नहीं होना, पुलिस की असक्षमता, पुलिस प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार या उपरोक्त सभी। तो सही इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। पुलिस प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार ये तो सबको पता है, पुलिस की कुछ असक्षमताएँ भी हैं और CRPC में इसमें कोई कानून नहीं है। अलग प्रश्न है 8वां हमारा, पुलिस के कौन से कृत्य बेईमानी दर्शाते हैं? ऐसा कोई कार्य जिससे एक व्यक्ति को दोषपूर्ण लाभ हो, ऐसा कोई कार्य जिससे किसी अन्य व्यक्ति को दोषपूर्ण हानि हो, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, क्योंकि ऐसे दोनों जो कार्य हैं ये बेईमानी को दर्शाते हैं। अगला है हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन मानसिक अभिरुचि से,
पुलिस कर्मचारियों को अपने व्यवहार में कौन सी बात ध्यान में रखनी चाहिए? उन्हें अपने व्यवहार में निष्ठुर रहना चाहिए, सभी से औपचारिक संबंध रखना चाहिए, सभी के साथ सद्भावपूर्वक व्यवहार रखना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो इनमें सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। मतलब इनके अपने व्यवहार में ज़्यादा कठोर भी नहीं बनना चाहिए, ज़्यादा मृदुल भी नहीं बनना चाहिए, मतलब सरल नहीं रहना चाहिए, और सभी से औपचारिक संबंध रखना चाहिए, ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए, काम से काम और थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत की बातें करना चाहिए। बस ज़्यादा करेंगे तो जो है आपको नुकसान पहुंचाएंगे और आपकी ड्यूटी में बाधा पहुंचाएंगे। सभी के साथ सद्भाव सबके साथ सद्भावपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अगला और लास्ट प्रश्न मानसिक अभिरुचि का है, जनहित को किस से जोड़कर देखा जाता है? तो ये जो प्रश्न है दोनों में बन सकता है, मूल विधि में और मानसिक अभिरुचि में भी। निजी हित, सामाजिक विभाजन, आरक्षण या फिर राष्ट्रीय हित। जनहित को जो है राष्ट्रीय हित से जोड़कर देखा जा सकता है। सही ऑप्शन राष्ट्रीय हित। अगला है मूल विधि से हमारे प्रश्न है, साइबर अपराध में दंड का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत दिया गया है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, भारतीय दंड संहिता। तो भारतीय जो सॉरी तो इसमें हो जाएगा सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम, जो आईटी लॉ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, उसमें जो है ये साइबर अपराध का दंड का प्रावधान किया गया है। अगला है सूचना का अधिकार, क्योंकि ये जो जब बने थे जो कानून बने थे तब इसमें ये सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम नहीं था, बाद में इसको लाया गया। सूचना का अधिकार 2005 लागू होता है संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर और पंजाब के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में, विशेष राज्यों को छोड़कर संपूर्ण भारत में। विशेष राज्य जैसे महाराष्ट्र, बिहार, उधर जो पूर्वी भारत के राज्य हैं वो विशेष राज्य कहलाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में सूचना अधिकार लागू होता है। तो ये जो सूचना का अधिकार 15 जून 2005 को लागू हुआ था। कुछ भाग लागू हुए थे, एक संपूर्ण जो है 15 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। मतलब जब कानून बना उसके 120 दिन बाद पूरी तरीके से लागू हुआ। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका को किस संदर्भ में दायर किया जाता है? जनहित याचिका किसने बनाई थी? तो पीएन भगवती ने इसको बनाया था। जन कर्तव्यों के इसके ऑप्शन है, जन कर्तव्यों के उल्लंघन से संबंधित क्षति, संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन से हुई जनक्षति, कानून के उल्लंघन से हुई जनक्षति। तो इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जन कर्तव्यों के उल्लेखन से संबंधित ये भी सही है। संविधान के प्रावधानों में उल्लंघन हुआ तो उसके लिए भी जनहित याचिका दायर की सकती है। कानून का उल्लंघन है तब भी जो है जनहित याचिका दायर की जा सकती है। अगला है, किस मामले में आत्महत्या का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? लोक सेवक द्वारा किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, आपराधिक अत्याचार को रोकने में, जंगम संपत्ति की रक्षा में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लोक सेवक द्वारा जो कोई कार्य किया जाता है तो आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। अगला है, आत्मरक्षा का अधिकार क्या है? अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी लूट आदि से अपराध से प्रतिरक्षा, उपरोक्त सभी। इसका सही हो जाएगा उपरोक्त सभी जो है आत्मरक्षा का अधिकार है। अगला है, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है? 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन या फिर 90 दिन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 30 दिन। 48 घंटे में अगर बहुत ज़रूरी है तो 48 घंटे में सूचनाएं मिल जाती है। कुछ सूचनाएं नहीं मिलती हैं, जैसे सेना से संबंधित या फिर जो विभागीय जिसमें किसी जानमाल की, किसी की जान जाने की किसी की जान जा रही हो तो अगर उससे नुकसान हो रहा है तो सूचनाएं वो नहीं दी जा सकती हैं। अगला है, लोकहितवाद दायर किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति द्वारा जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है, किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा, या सरकार लिखा है इसमें, तो ये आपका नहीं होगा, सरकारा नहीं होगा बल्कि सरकार ही होगा, सरकार द्वारा। तो इसमें हो जाए किसी भी संस्था द्वारा लोकहितवाद दायर किया सकता है, जिसे अंग्रेजी में PIL बोलते हैं। अगला है, महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है भारतीय दंड संहिता में, दंड प्रक्रिया संहिता में, भारतीय संविधान में या उपरोक्त सभी में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारतीय दंड संहिता IPC में,
महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। अगला और हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस मूल विधि से। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसे FIR कहते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, वह किससे संबंधित है? असंज्ञेय अपराध से, संज्ञेय अपराध से या उपयुक्त दोनों से? तो इसका इनमें से या कोई नहीं। जो 154 है वो एक असंज्ञेय अपराध है। तो संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। तो जो आपका संज्ञेय अपराध होता है उसमें बिना वारंट के भी गिरफ्तारी की जा सकती है, और जो असंज्ञेय अपराध होते हैं उनमें वारंट की ज़रूरत होती है। बिना वारंट के कोई भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार नहीं करेगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ए ऑप्शन, असंज्ञेय अपराध। सॉरी, ये जो है 154 बी ऑप्शन हो जाएगा, संज्ञेय अपराध है। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR संज्ञेय अपराध से संबंधित है। संज्ञेय अपराध आपको समझ में आ गया और असंज्ञेय अपराध भी समझ में आ गया होगा। और बढ़ते हैं अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें कहा गया है अपचारित किशोर, संरक्षा की आवश्यकता वाला किशोर, विधि संघर्षित किशोर या बाल अपराधी? तो आपका सही हो जाएगा इसका ऑप्शन विधि संघर्षित किशोर, मतलब विधि के अधीन जो भी उसके कार्य हैं वो विधि के अधीन है, वो ना एक अपराधी है ना अपचारित किशोर है। तो इस तरीके से विधि संघर्षित या किशोर है। तो इस तरीके से हमने मानसिक अभिरुचि से 10 प्रश्न और मूल विधि से 10 प्रश्न सॉल्व किए। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।